ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आपके साथ क्विक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। लीगल स्टडीज़ से हमारे पास क्वेश्चंस हैं और ये लीगल स्टडीज़ जो CUET पेपर होने वाला है उसके लिए जिन्होंने भी CUET में लॉ चूज़ करना है या BA LLB करना है CUET के थ्रू, उनको पता है कि डोमेन में आपको लीगल स्टडीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास बुक है लीगल स्टडीज़ की और क्लास 12th की बुक का यूनिट 1 से क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आंसर करिएगा और हो सकता है कि आप कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाएँ। तो टोटल जुडिशरी में जो वैसे जुडिशरी यूनिट है उसमें ओवरऑल मेरे पास अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी इनके आंसर्स साइमल्टेनियसली कमेंट सेक्शन में लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपके आंसर सही थे कि गलत थे। यू आर एबल टू चेक इट वेरी क्लियरली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपसे कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट रिक्वायर्ड। A. Protecting individuals' freedom of expression and movement. B. Ensuring free and fair trial of an individual. C. Respecting due process of law. And D. Transferring convicted individuals from one state to another. Now, first of all, before you even answer this question, you need to understand what do you mean by independence of judiciary. Independence of judiciary simply means that judiciary is free from interference. So when I say free from interference, interference of what? So we simply mean that interference should not be political, right? Like nobody should tell judiciary what it has to do. Now, independence of judiciary also reflects the importance of the judiciary as an organ. Now, if you look at option A, you will find whenever we are talking about individuals' freedom of expression and movement, we are talking about fundamental right. And fundamental rights are available to an individual. Available against what? Fundamental rights are available against state. And when I say state, what do I mean? I mean any public authority, any authority created under law. And to an extent, I mean here political bodies also, including executive. So with regards to A, क्या आप इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिक्वायर्ड है? यस, इट इज़ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है नॉट, ऑप्शन बी पे जाएं। फ्री एंड फेयर ट्रायल कराने के लिए किसी व्यक्ति का जुट कराने के लिए जज का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जज शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर जज सरकार की सुन के करेगा तो फ्री और फेयर ट्रायल कैसे हो पाएगा? जज अगर किसी एक पक्ष की सुन के करेगा तो फ्री और फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी की बात करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की जो परिभाषा है वो कोर्ट बता सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है या लॉ का मीनिंग क्या है या उस पर्टिकुलर प्रोविज़न का मतलब क्या है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना रिक्वायर्ड ही है। अब बचता है हमारे पास इकलौता ऑप्शन डी, ट्रांसफरिंग कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कन्विक्टेड यानी जिनको भी सज़ा हो चुकी है, यानी कोर्ट का काम ख़त्म हो चुका है। अब बात करें प्रिजन की, तो प्रिजन एक डिपार्टमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राइट? प्रिजन का मेंटेनेंस, जेलर की पोस्ट, ये सब स्टेट करता है या फॉर दैट मैटर स्टेट गवर्नमेंट करती है। सो इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट ये तीनों चारों एक्शंस में से जुडिशियल एक्शन क्या था और एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या था। हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इससे कोई लेना देना
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following courts are called as interpreter and adjudicator of Constitution of India? Please use your common sense here even before you look into the options and don't jump to an answer. Think about it. I am talking about interpreter and adjudicator of Constitution of India. A. Supreme Court. B. High Courts. C. Both A and B. And D. Supreme Court, High Courts, and even the subordinate courts. Now, when we are talking about interpreter and adjudicator of Constitution of India, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी संविधान के ऊपर कौन अपना इंटरप्रिटेशन, यानी संविधान में लिखी गई बातों का मतलब और संविधान के द्वारा या संविधान के तहत एडजुडिकेट करना, मतलब मामले को डिसाइड करना, यानी मैटर डिसाइड करना, एडजुडिकेट करना मतलब मैटर डिसाइड करना, कौन कर सकता है, बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हो रही है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? फाइनल आर्बिटर, फाइनल इंटरप्रेटर, फाइनल एडजुडिकेटर। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यानी कोई भी मामला हो तो फाइनली कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। बट देन आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कौन कौन सी हैं? करेक्ट आंसर है सी। दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बोलते हैं। ये बात अलग है कि क्वेश्चन में फाइनल नहीं लिखा था। अगर यहाँ पे फाइनल लिखा होता तो हमारा आंसर सुप्रीम कोर्ट होता। बट आपसे सिंपली पूछा इंटरप्रेटर और एडजुडिकेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी प्रोविज़न का मीनिंग बता सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे अपनी मत रख सकता है, जजमेंट दे सकता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, लेकिन फाइनली किसकी सुनी जाएगी? फाइनल इंटरप्रेटर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही होता है। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस एक्सपैंड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। एक्सपैंड कर रहे हो आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वैसे तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की अगर हम डेफिनीशन में जाएं कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो ये बेसिकली स्टेट वर्सेस यूनियन हो जाए या स्टेट वर्सेस कोई दूसरा स्टेट हो जाए या कोई स्टेट वर्सेस स्टेट्स हो जाए, यानी राज्य केंद्र के खिलाफ, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ, या एक राज्य कई राज्यों के समूह के खिलाफ अगर जाता है, तो ये सभी मैटर्स पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे सकता है, कोई और डिसीजन नहीं दे सकता। और इसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कैसे होगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शंस आर आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 ये भी फंडामेंटल राइट है, 44A ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो सकता है, और आर्टिकल 14 भी आपका फंडामेंटल राइट है। 32 की बात करें तो ये लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, लाइफ एंड लिबर्टी। 21 32 की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह आपके सामने रहता है, और ये बात करें तो ये इक्वालिटी की बात करता है। अब आपको आंसर तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास डिसीजन देने की पावर किस आर्टिकल के अंदर होती है? आर्टिकल 32 के अंदर होती है। 21 के अंदर डिसीजन थोड़ी देता है, 21 तो आपका अधिकार है। 32 के अंदर ये आपका अधिकार भी है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 को ही तो बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और ये कहने वाले, हार्ट एंड सोल कहने वाले इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कौन व्यक्ति थे? B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एक तरीके से एक्सपेंशन ही तो है कि आप क्या कर सकते हो, आप बिना हाई कोर्ट जाए आप सीधे डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वॉयलेशन हो रहा है ऑफ पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में लार्जली आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको चैप्टर भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इन्वोक्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो हम अपील की बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मामला अपील में आता है तो उसको कैसे इन्वोक कर सकते हैं या कौन इन्वोक करता है, ठीक है, इनमें से कौन इन्वोक करता है। इन्वोक करने का मतलब कौन शुरू कर सकता है या कौन बता सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले पे आप अपील का मैटर सुनिए, लीजिए, एक्सेप्ट करिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सर्टिफिकेट बाय द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सी द सैंक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ ही फील्स सो, डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जितना ही ईजी लग रहा है उतना है नहीं, ये जितना ही डायरेक्ट लग रहा है उतना है नहीं। आई नो आप सब ने आंसर सी सोचा होगा क्योंकि आपको एपेलेट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका करेक्ट आंसर है बी। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हाई कोर्ट के हर मामले, एवरी डिसीजन जो कि हाई कोर्ट दे दे, एवरी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट अपीलेबल। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के हर डिसीजन को आप कोर्ट में अपील कर पाओ, इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। It is only when the High Court issues a certificate along with the judgment and says that this particular judgment by the High Court can be taken to the Supreme Court by way of appeal, which means the appellate jurisdiction of the Supreme Court can only be initiated if a certificate is attached along with the judgment. Otherwise, the Supreme Court will not interfere with the verdict given by the High Court. Now, I know that this is quite amusing and different from what you have studied, but please understand the Supreme Court of India has the power under appellate provision, under appellate jurisdiction to change the order of the High Court. But then that power has to be exercised in very rare circumstances for a very limited set of matters. Which means the appellate jurisdiction of the Supreme Court is not an ordinary power of the Supreme Court. It should not be exercised on a normal basis. If that would be the case, that every matter, every order of the High Court is appealable before the Supreme Court, the veracity of the High Court, the objectivity of the High Court, the purpose of the High Court, or you can say the value of the High Court will appear diminished. And Supreme Court of India will get overburdened. What is the purpose of having these courts if everything has to be decided by the Supreme Court? That is why you should understand that high courts are not subordinate to Supreme Courts in any way. High courts are equivalent to Supreme Courts. It's just that the final decision vests with the Supreme Court. But when we are talking about matters, orders given by the High Court, and you are taking it under appeal to Supreme Court, the Supreme Court will ensure that the certificate for the particular order is already issued. If the High Court believes that what it has stated should not be appealed, or there is no point where the interpretation of the Supreme Court is required, the High Court would refuse to grant that certificate or grant that permission to an individual. Are you clear with the concept? I hope. Let's move to the next question. Question number 5. The order of the district court can be appealed in the Supreme Court of India
बाय विच अमंग द फॉलोइंग? दिस इज द क्वेश्चन। जिला कोर्ट का जो आदेश है उसको आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहीं ना कहीं इंश्योर की गई है, कहीं ना कहीं इंश्योर की गई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिला कोर्ट के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर मामले में सही से सुनवाई नहीं हुई या कुछ ग्रेव इनजस्टिस हो रही है, कुछ ग्रेव इनजस्टिस हो रही है, कुछ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, कुछ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, या कोई भी ऐसा मामला जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट बड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट डिसीजन की ज़रूरत है, वहां पे आप जिला कोर्ट का आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो बिना हाई कोर्ट गए। ऑप्शन ए, रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32, बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी, स्पेशल लीव पिटीशन, या डी, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, अपीलेट जुरिस्डिक्शन के ऊपर अभी जो पहला सवाल हमने देखा था, अपीलेट जुरिस्डिक्शन कब होगा? जब मामला हाई कोर्ट की तरफ से आ रहा हो प्लस क्या लगा हो? सर्टिफिकेट। ये आपने देखा, तो ऑप्शन डी तो क्या हो गया सर? एलिमिनेटेड। बात करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की और क्वेश्चन में देखें तो यहां पे है ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक स्पेशल प्रोविजन है, एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इजाद किया था और किसी दुनिया में नहीं है। याद रखिएगा, PIL इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पर याद रखिएगा PIL इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। ये एक स्पेशल इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो इसके अंदर आप अपील वपील नहीं लेके जाते हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक फ्रेश मामला होता है जहां पे आपको लगता है कि चीज़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड होनी चाहिए सीधे, तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए बी पे एलिमिनेट कर देंगे। हम बात जिला कोर्ट के आदेश की अपील की कर रहे हैं, या जिला कोर्ट के आदेश के मामले कोई जजमेंट को आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जाके क्वेश्चन मार्क रेज करवा सकते हो। तो उसका करेक्ट आंसर है स्पेशल लीव पिटीशन। ये स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 में दिया हुआ है और नाम ही अपने आप में काफ़ी है। ये नाम ही, इस पिटीशन का नाम है स्पेशल लीव। ये एक स्पेशल तरह की परमिशन है, अनुमति है, एक लीव है जो कि आप सुप्रीम कोर्ट से कहते हो, मांगते हो कि सुप्रीम कोर्ट बात सुनिए, जिला कोर्ट ग्रेव इनजस्टिस कर रहा है, या हाई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ग्रेव इनजस्टिस कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है, प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज़ कर रही है और इससे पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज हो रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफेयर। हेंस स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से आप जिला कोर्ट का जो मामला है, जो जजमेंट है, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हो। बट देन अगेन यू शुड अंडरस्टैंड दैट स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हर समय एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज अगर कर ले तो स्पेशल कैसे रह गया ये लीव? यानी कि आपके पास जो रीजंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास और ये यकीन दिला पाओ कि नहीं सर, ये तीनों बातें हो रही हैं, तभी तो मैं आपके पास आया हूं। तो ये ऑर्डिनरी पावर अगेन नहीं है, ये बहुत स्पेशल पावर है, राइट? सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136। ऑल राइट, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, you need to understand that we are talking about the jurisdictions only. So we had seen a question on original jurisdiction, we had seen a question on appellate jurisdiction, now we are seeing a question on advisory jurisdiction of the Supreme Court. Under advisory jurisdiction of the Supreme Court of India, the President of India can seek advice from it on. राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर किन मामलों में एडवाइस ले सकता है? ऑप्शन ए, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑप्शन बी, एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सी, एनी क्वेश्चन ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिस्क्रिशनरी है। किसके ऊपर? डिस्क्रिशनरी ऑन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट
कैन रिफ्यूज द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को मना भी कर सकता है एडवाइस देने से, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि मामला पॉलिटिकल है और मामला सोशो इकोनॉमिक नेचर का है, क्योंकि ये सभी काम सरकार चलाने पे या पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी गिवन टू द प्रेसिडेंट इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, इफ इट इज रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, or if there is any question where general public is involved, of general public importance. So the correct answer is option D. For all of the above, the president can invoke the advisory jurisdiction. Please remember that it is the discretionary power of the Supreme Court of India, whether to give the advice to the president or not to give the advice. And the particular article is 142, Article 142 of the Indian Constitution. All right, let's move to the seventh question. So we have largely 3 more questions to go after this. So I hope you are following the video. I hope you are invigorated by these particular questions. Now these are obviously higher level questions, and definitely you can expect them in CUET. Because CUET, I'm not talking about general test over here. I'm talking about a domain specific subject, CUET. Now these questions are very much similar to what Banaras Hindu University had been asking when BLAT was conducted. जब BLAT होता था ना, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस तरीके के टेक्निकल सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे, पूछता था। तो CUET में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Obviously CUET is not going to be easier than BLAT. Instead it is going to be a lot more tougher. Why? Because the number of aspirants are too many, and they have to adopt and resort to the elimination methods because the seats are very less, right? So please understand that these questions are not that typical. ये आपको लग रहे हैं because आपने पढ़ा नहीं उतने ढंग से, और हमारे पर्टिकुलर चैनल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। रादर यू कैन से दैट सिंस मैं अकेले अपने चैनल पे काम कर रहा हूँ, इट्स माई इंडिविजुअल एफर्ट, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हियर. I'm trying to create lectures where students can generally watch and follow the entire chapter. So मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको लीगल स्टडीज़ के ऊपर पूरा का पूरा जितना भी हमारा पर्टिकुलर यूनिट है, जो स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने पुट करें. बट देन ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या होता है, चीज़ें कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में आती हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस अभी चूज़ किए हैं. इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, और अगर इनके ऊपर कोई वीडियो होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होगा. तो काइंडली आप इस चैनल के इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. थोड़ी मदद हमारी भी हो जाएगी और उन दोस्तों की भी हो जाएगी जो कहीं ना कहीं से भटक रहे हैं कि किस तरीके से लीगल स्टडीज़ को प्रिपेयर किया जाए. राइट. सवाल है कि इनमें से कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रिलैक्स्ड या एक्सपैंडेड लोकस स्टैंडाई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है. एक्चुअली क्या है, ये लोकस स्टैंडाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नहीं होता है, या हम ये कह दें कि एक इंडिविजुअल का होता है. तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने रीफ्रेम करते हैं बिफोर यू इवन बिगिन टू आंसर दिस. विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रिलैक्स्ड और एक्सपैंडेड लोकस स्टैंडाई ऑफ सिटीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडाई. अब जो वर्ड है लोकस स्टैंडाई, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे. लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कॉज ऑफ एक्शन. भाई तुम्हारे साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि तुम कह रहे हो कि तुम अग्रीव्ड हो, कि तुम विक्टिम हो, तुम इस कोर्ट में आए क्यों हो, क्या है वो वजह. और ये होता है लोकस स्टैंडाई, जिसको हम कहते हैं वजह, why you are before the court. So that is called as cause of action. और ये cause of action क्या होता है, cause of action usually क्या होता है सर, is it wide or is it narrow? Cause of action is usually narrow, यानी कि there has to be a very direct substantial point using which you are appearing before the court, है ना. It's not a normal thing. बट कह रहा है कि एक्सपैंड या रिलैक्स्ड कब होता है लोकस स्टैंडाई, यानी आपका लोकस स्टैंडाई ईजी हो गया.
A. Original jurisdiction of the Supreme Court. This can't be the correct answer. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बड़ा नैरो लोकस स्टैंडर्ड होता है. आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस यूनियन वाला मामला. बड़ा नैरो बात है ना. स्टेट वर्सेस स्टेट में लड़ाई हो रही है. कृष्णा नदी के लिए दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है. नर्मदा नदी के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में लड़ाई हो रही है. तो बहुत प्रोमिनेंट इशू है और पर्टिकुलर इशू है. वहीं आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं. तो ये रिलैक्स्ड नहीं है. ये लोकस स्टैंडर्ड एक इंडिविजुअल का है और बड़ा स्पेसिफिक है. हम बात कर रहे हैं रिलैक्स या एक्सपैंडेड लोकस स्टैंडर्ड. इसका मतलब समझिए बात को. यानी कि आप हो सकता है अग्रीव्ड ना भी हुए हों, आपको हो सकता है डायरेक्टली कोई मैटर इफेक्ट ना कर रहा हो, पर तब भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जा सकते हैं. तो ऑप्शन बी की बात करें, रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32, तो अगेन हमने ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज इतने पुराने क्वेश्चंस में हम देखते हुए आए हैं कि इनका मतलब क्या है. राइट. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हम हटा देंगे सर. वील ऑल्सो रिमूव दिस, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे भी लोकस स्टैंडर्ड बड़ा स्पेसिफिक होता है कि आप अग्रीव्ड हो हाई कोर्ट के आदेश से. एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है. राइट. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अग्रीव्ड हो. आप जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट में PIL डाल सकते हो. ये एक्सपैंडेड लोकस स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. अगर मैं नगर निगम, अपने शहर के नगर निगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने चला जाऊं और ये बोलूं कि सर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर पब्लिक इंस्टॉलेशन ऑफ बिन्स मैंडेटरी है और मेरे शहर में नगर निगम ने ये काम नहीं किया, कचड़े के डब्बे जगह जगह पे नहीं मिले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे ये पूछ सकता है ना कि भाई तुमको उससे क्या फ़र्क पड़ा. क्या कचड़े के डब्बे ना लगे होने से तुम्हारे सेहत पे कोई असर पड़ा? क्या तुम बीमार हुए, या तुम्हारे घर में कोई पीड़ित हुआ, या तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस किसी से वीक हुआ, या तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ? नहीं. लेकिन हम तो पब्लिक एट लार्ज के बारे में बात कर रहे हैं सर. स्वच्छ भारत अभियान इतना बड़ा अभियान चल रहा है, तो हम उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं. और हम चाह रहे हैं कि आप आदेश दें हमारे नगर निगम को कि कचड़े के डब्बे जगह जगह पे लगाएं, ताकि कचड़ा डस्टबिन का इस्तेमाल लोग कर सकें. इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मतलब होता है एक्सपैंडेड या रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडर्ड. ऑलराइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अब ऑलमोस्ट ये सेशन एंड होने वाला है, तो हार्डली 15 मिनट्स की बात और है, और हम थोड़ा इसको क्विक डिस्कस करेंगे. Which among the following case laws is the first case to be decided by the Supreme Court of India under PIL? बात PIL की हो रही है, यानी यूनिट 1 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार ये PIL VIL तो हमने पढ़ी नहीं है, तो हम लॉ स्कूल में पढ़ेंगे जाके. बस समझो इस बात को, जो 11th और 12th में जो लीगल स्टडीज़ चलती है CBSE में, वहाँ पे लार्जली सब कुछ बता दिया है जो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल में पढ़ते हो. और लीगल स्टडीज़ इज़ नॉट अ कॉमन सब्जेक्ट, ऑप्शनल ना. 11th-12th में कौन लेता है लीगल स्टडीज़? कोई नहीं लेता है. बहुत कम बच्चे होते हैं. पहली बात तो पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं होते हैं. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. एनीवे ABCD में इफ़ वी टॉक अबाउट, A हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, B मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, C विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड D MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द पॉइंट इज which among the following judgments were first under PIL? Right? बहुत specific information है. The correct answer is Husainara Khatun versus State of Bihar, and it was decided basically that the prison authorities of Bihar are not maintaining the prisons very well. The conditions of the prisoners inside the prison was too dire, too weak. It was not humane. It was not habitable there, and that was decided by Justice P.N. Bhagwati, who is also called as the father of public interest litigation in India, Justice P.N. Bhagwati. And I am not really able to remember the year correct, but if it is correct, it is 1969 when concept of PIL came into being, or it could be 1989. But let's not talk about the year over here. 1989 would be too late, but then I am not really sure about the year, so I plead your ignorance. But then this is what you need to understand. Now Muhammad Ahmad Khan versus Shahbano Begum is also a very landmark case, but then it is not based on PIL.
right? It's based on UCC, Uniform Civil Code, Article 44, right? And you know, Article 44A we discussed earlier does not exist in Constitution. In fact, Article 48A, Article 51A एग्जिस्ट करता है, Article 44A नहीं एग्जिस्ट करता. तो वो पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पर जाने दीजिए. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेस पर डिसाइड हुआ और बहुत रिसेंट है. ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करता है. विशाखा गाइडलाइंस निकली थी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, किन किन केस में हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है. और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है ये इन्वायरमेंटल पिटिशंस डालने वाले वकील थे. इन्वायरमेंटल पिटिशंस डालते थे MC मेहता. तो इन्वायरमेंटल पिटिशन है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू क्लीन एयर एंड एनवायरनमेंट, राइट टू फूड और इस तरह की चीज़ें ऐड की गई हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें. द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एंड जजेस, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस आर चार्ज्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग फंड्स ऑफ इंडिया. Please understand it is talking about judges, not the Supreme Court judges, not the High Court judges, not the District Court judges. The word only judges is mentioned. Option A, Consolidated Fund of India only. Contingency Fund of India. C, Consolidated Fund of both India and states. D, Public Account Funds. The correct answer is obviously Consolidated Fund of both India and states, and the answer is very simple, that if it is a High Court, if it is a District Court, definitely the state government has a larger say. So the consolidated fund of a state would be paying the judges of these courts. And what do you mean by this? Why it is important that the judges are paid from the consolidated fund? Because you see, it is not, the judges, the salaries cannot be put to vote by parliament. आज अगर पार्लियामेंट चाहे तो जजेस की सैलरी बिना मतलब कोई छोटे मोटे रीज़न से ऐसा नहीं है कि सैलरी कम कर दे. अगर वोट बाय पार्लियामेंट होने लग जाए जजेस की सैलरी पे, तो पार्लियामेंट में चलती किसकी है? मेजॉरिटी की चलती है. और मेजॉरिटी अगर एक तरफा हो जाए तो, यानी कि जैसे आजकल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि हमेशा मेजॉरिटी में रहेगी. तो फिर यार ये तो भारतीय जनता पार्टी जजेस के ऊपर कंट्रोल करने लगेगी, कह देगी बेटा अगर हमारे हिसाब से फैसला नहीं सुनाया तुमने तो हम तुम्हारी सैलरी, याद रखना पार्लियामेंट में हम ताकत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, कम कर देंगे. तो जजेस कहाँ अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे, राइट? क्योंकि इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बोथ इंडिया एंड स्टेट्स जो है उससे सैलरी निकलती है, बिकॉज द सैलरी कांट बी पुट टू वोट बाय पार्लियामेंट. The salary can't be put to vote by parliament on year basis, right? इसी को कहते हैं कि हमारे बजट में जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है वो बेसिकली सैलरी अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड जजेस की बात करता है, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर फिक्स होता है. इस पे पार्लियामेंट में सरकार पास करें या ना करें पे सवाल नहीं पूछती. जैसे बजट पास करवाना पड़ता है ना, ऑपोजिशन सबका हाँ सहमति होना चाहिए, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर पे कि इतना खर्चा तो मिनिमम होना ही है. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड द फंडिंग एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ensure that independence of judiciary is vehemently maintained as per the limits and extent of the Constitution of India. Following this is the last question of this particular session. I hope you have liked the session. अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज दीजिएगा, या आपको क्या और मुझसे एक्सपेक्टेशन है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. मेरी बहुत मदद होगी और आपकी मैं मदद पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अभी फ़िलहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ. बिकॉज मेरा एक मानना है कि जो भी चीज़ें जहाँ पे किताब इन्वॉल्व है, बुक का एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व है, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए. उसके बाद किसी भी चीज़ के अगर आपसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पैसे ले तो वो अपने कंटेंट के लिए, वो अपनी फैकल्टी के लिए, वो अपने क्वेश्चंस के लिए, वो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए. कंटेंट इतना ज़्यादा है, चीज़ें जब किताबें फ्री में अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन का पैसा तो नहीं लेना चाहिए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए. और ये लार्जली बच्चों को स्कूल में मिल जाना चाहिए था डोमेन, बट देन स्कूल में नहीं होता है लीगल स्टडीज़. तो कोई बात नहीं, लॉ करना है CUET के थ्रू, क्लैट नहीं हुआ है, OLET नहीं हो रहा है, MHCET नहीं हो रहा है, अदर लॉ एंट्रेंसेस में दाल अपनी नहीं गल रही, तो भी CUET एक सहारा है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, आपको बताना है, गलत है.
with respect to the judges, is incorrect with respect to the judges. You need to tell this. Are incorrect with respect to the judges, their privileges and powers in India. ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट स्टेज पे जा रहा है. इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट. ऑप्शन ए आपको बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो पहले सही स्टेटमेंट समझते हुए चलते हैं. ऑप्शन ए देख लेते हैं. द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. ऑप्शन बी द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय इटसेल्फ. ऑप्शन सी द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. डी a retired high court judge can practice in the same high court. Now let's look into option by option, right? The judicial conduct की बात कर रहा है, यानी एक जज डिसीजन देते समय किस तरह का आचरण रख रहा है, कैसे डिसीजन दे रहा है, क्या कह रहा है जजमेंट में. इस चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. सेपरेशन ऑफ पावर है. क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में. तो जब सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में, तो कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट पार्लियामेंट में डिस्कस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. सो ए जो ऑप्शन है वो क्या करता है? दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. ऑप्शन बी की बात करें. इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन बी, इट स्टेट्स द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है ना, जस्ट अ मिनट, द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय इटसेल्फ. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. यस, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी वही अपॉइंट करता है. ऑप्शन सी की बात करें. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इंपीचमेंट, यस, इंपीचमेंट जजेस का इन दो ही ग्राउंड्स पे होता है, ये भी याद कर लीजिए. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ दो ग्राउंड्स पे निकाले जा सकते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर पे या प्रूवन इनकैपेसिटी पे. ऑप्शन सी भी सही है. अब बचता हमारे पास डी है, तो मार्क कर देंगे डी. अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस इन द सेम हाई कोर्ट. सर दिस इज रॉन्ग. अच्छा नहीं लगेगा. उसी जज में, उसी कोर्ट में हाई कोर्ट जज थे और उसी कोर्ट में बाद में रिटायर होने के बाद वकालत करने लगे. अच्छा नहीं लगेगा. नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा. बात ये है कि आप जिस कोर्ट में जज हो, उस कोर्ट में आपकी ऑलरेडी ख्याति बिखेर चुकी है, लोग आपको जानते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं. और जैसे ही आप जज से उतर के वकील की भूमिका में आ जाओगे, तो आप बाकी वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ चले जाओगे, उनकी रोजी रोटी छीन लोगे और बायस हो सकते हो, बायस भी हो सकते हो. यानी कि कोई मामला आप जब सुन रहे थे तब आप जज थे और उसी के कुछ समय के बाद मामला फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया और आप रिटायर हो गए, तो आपको घेरा जा सकता है ना दोनों पक्ष द्वारा, या दोनों पक्ष आपको जोड़ने की कोशिश करेगा कि यार तुम तो इसी मामले में जज थे, चलो अब वकील बन गए हो, अब रिटायर हो चुके हो जज की पोस्ट से, 62 साल की उम्र हो चुकी है, चलो आ जाओ मेरे साथ वकालत करो इसी मामले में. तो वो चीज़ क्या है? नेचुरल जस्टिस गुड कंसाइंस के खिलाफ है. हैंस ऑप्शन डी जो है वो याद रखिएगा. अगर हाई कोर्ट का कोई रिटायर जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें कोई रोक नहीं है. वो दूसरे किसी हाई कोर्ट जा सकता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन वो उसी सेम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर कोई रिटायर हो जाता है, जज कोई रिटायर हो जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत नहीं कर सकता है. हेंस ऑप्शन डी वॉज इनकरेक्ट. बाकी तीनों करेक्ट थे. हैविंग सेड दैट, ये 10 क्वेश्चन 10 के 10 कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट 1 जुडिशरी ऑफ लीगल स्टडीज से हमने डिस्कस किए हैं. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा. दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन. आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून. Please subscribe to the channel if you really enjoyed the video.